Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफ़े में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का पेपर 2 और पेपर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए का 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिविल स्टडी कैफ़े आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना है। सिविल स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आपको एमपीपीएससी मेंस और आने वाले फ्यूचर में काफ़ी स्टेट्स के मेंस की परफॉर्मेंस आपको कैसे अच्छी करनी है इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ में आपको यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में अभी जो फ़िलहाल में जो सीरीज़ चल रही है हमारी करंट में, वो सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। अभी एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपको बताया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे करेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन का आप बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप किस प्रकार से आपको उसे आंसर करना है, और साथ ही साथ में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप कैसे फिल करेंगे। ओके, साथ ही साथ में आपको बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि बॉडी पार्ट आपको किस प्रकार से रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साथ ही साथ में बैलेंस अप्रोच में आपको एक अच्छा कंक्लूजन कैसे देना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सिविल स्टडी कैफ़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके गाइस, आप ये तो थी सिविल स्टडी कैफ़े की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं का उससे संरक्षण के विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं मैं एक बार, भारत में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं का उससे संरक्षण के विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। देखिए, वो सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन भले ही 15 मार्क्स का है, लेकिन वो आपसे सिंपल और सिंगल डिमांड कर रहा है। सिंगल डिमांड वो ये कर रहा है आपसे, भारत में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं का उससे संरक्षण के विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा जो होती है, उसके संरक्षण हेतु किस किस प्रकार के कानून नियम बने हुए हैं, कौन कौन से कानून बने हैं, और वो किस किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। यदि इन कानूनों के बारे में आपको पता है स्पेशली, और डोमेस्टिक वायलेंस के जो सेक्शंस के बारे में आपको पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा होती क्या है, महिलाओं के प्रति या फिर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या फिर यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ महिला का पारिवारिक संबंध है, तो उसको हम घरेलू हिंसा का नाम दे सकते हैं, है ना। यानी कि घरेलू हिंसा हम उसे कह सकते हैं। किस आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई बी नाम की महिला है, और बी नाम की महिला किसी एक घर में रहती है, किसी परिवार में रहती है, और उस परिवार के कोई भी सदस्य के द्वारा कोई शारीरिक हिंसा होती है, यदि उसको मारा पीटा जाता है, ठीक है, या फिर उसको शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, तो इसको हम घरेलू हिंसा कह सकते हैं। साथ ही साथ में मानसिक, यदि कुछ इस टाइप से टॉर्चर किया जाता है जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसको भी हम घरेलू हिंसा के रूप में जान सकते हैं। भावनात्मक, कुछ लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। इस प्रकार से काफ़ी आपको पता होगा, एक तरह से हनी ट्रैपिंग टाइप सी चीज़ें होती हैं। और कहीं कहीं केसेस हमें ऐसे भी मिलते हैं कि भावनात्मक तरीके से जो फैमिली वाले जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न महिला का करते दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक महिला हिंसा, यानी कि जो घरेलू हिंसा जो है उसको हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यौन शोषण, देखिए यौन शोषण रेप हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये सारे के सारे जो काम हैं वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने नॉर्मली समझा कि घरेलू हिंसा होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो बात वो आपसे पूछ रहा है कि इसके विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो इसके प्रावधान हैं महिलाओं के संरक्षण हेतु वो कौन कौन से हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो हम बात करते हैं, अभी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। देखिए, आपको पता होगा महिला संरक्षण अधिनियम 2005
संसद द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था इसको, और इसको पास करवा दिया गया था। ठीक है, किस लिए? ताकि हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर पाएँ। लेकिन आज तक हम इसको कम नहीं कर पाए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अभी इनके प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रावधानों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले सेक्शन 4 यानी कि जो घरेलू हिंसा का सेक्शन 4 जो है, यानी कि जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ना, इसका सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है? देखिए इसका सेक्शन 4 कहता है संरक्षण हेतु संपर्क। संरक्षण हेतु संपर्क का मतलब क्या है? संरक्षण हेतु संपर्क का मतलब ये है, अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला होता है, ठीक है, घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मामला होता है, तो महिला को संरक्षण प्रदान किया गया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है या शिकार हुई है, संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। यानी कि वहाँ पास में जो नज़दीकी जो संरक्षण अधिकारी जो होगा इस एक्ट के तहत, ठीक है, उस अधिकारी के पास जा सकती है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, और अपने आप को संरक्षण हेतु वो वहाँ संपर्क कर सकती है उस अधिकारी से। ठीक है, तो ये कहता है सेक्शन 4। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार है। देखिए होता ये है ना, जैसे आप पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में या कुछ, और आप एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहीं कहीं कुछ भी, तो कहीं कहीं हमें पैसा भी देखने को मिलता है, यानी कि पैसा हमें एक फ़ी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, और वो फ़ी देनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जब हम महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की बात करते हैं, तो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, यानी कि वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो वो मुफ्त विधिक सहायता लेने का उसको अधिकार है। यानी कि उसको जो संरक्षण जो मिलेगा वो फ्री मिलेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, ठीक है, यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है और महिला या फिर पीड़िता भी हम बोल सकते हैं, उस पीड़िता को उस हिंसा की शिकायत, यदि वो पीड़िता उस हिंसा की शिकायत करती है तो उसकी सुनवाई 3 दिन में होनी चाहिए। यानी कि वो किसी भी चीज़ को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर यदि वो कंप्लेंट करती है तो इसकी सुनवाई जो होती है वो 3 दिन में होनी चाहिए। पहली बात, 3 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। वैसे तो एट द टाइम होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि 3 दिन का पता नहीं ना, 3 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, बदल सकता है। तो ये हमें जानना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि 3 दिन बाकी में क्यों रखे गए हैं फिर, है ना, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं। ठीक है, और निष्पादन जो है, यानी कि जो कार्रवाई जो हुई है, जो सुनवाई हुई, सुनवाई से जो न्याय मिलेगा वो 60 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, है ना। यानी कि सुनवाई 3 दिन में होना चाहिए और निष्पादन जो है वो 60 दिन के अंदर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी हो जाना चाहिए, है ना, जो कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में क्या है? देखिए सेक्शन 14 में है परामर्श लेने का अधिकार। परामर्श लेने का अधिकार क्या है? देखिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को परामर्श लेने का अधिकार है। परामर्श लेने का अधिकार मतलब सलाह मशवरा लेने का अधिकार है यदि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 में क्या है? सेक्शन 16 स्पष्ट रूप से कहता है कार्रवाई को निजी रखना। कार्रवाई को निजी रखना का तात्पर्य क्या है? देखो प्राइवेसी, आपने सुना होगा, प्राइवेसी का जो मुद्दा है आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। ठीक है, और सबको अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा राइट है, चाहे वो बंद कमरे में कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सभी को समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें सेक्शन 16 का मतलब ये है, अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है और वह शिकायत के समय पक्षकार ऐसी इच्छा करे तो कार्रवाई बंद कमरे में हो सकती है। मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है और उसको ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने ओपनली पब्लिकली मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी। यदि उसको लगता है कि शायद उसकी इंसल्ट होगी या फिर उसको गिल्ट फील होगा, तो वो बोल सकती है कि मैं जो भी बयान दूंगी, ठीक है, वो मैं अकेले में दूंगी, यानी कि बंद कमरे में दूंगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस महिला के लिए की जा सकती है, यानी कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसको अधिकार है सेक्शन 16 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 17 और 18 दोनों ही मैंने इस टाइप से ऐड कर दी हैं। देखिए इसमें है साक्षी जो होता है, यानी कि हिस्सेदारी का अधिकारी जो होता है ना,
तो इसमें मेनली बात यह है कि साझी गृहस्थी जो होती है उसमें निवास करने का अधिकार है। मान लीजिए किसी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है, घरेलू हिंसा हो रही है और उसको वहाँ से मारपीट के भगा दिया जाता है, तो उसको पूरा का पूरा राइट है कि जिस जगह पर वो रह रही है, जहाँ पर वो जिसकी पत्नी है और जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी बराबर की भागीदारी है, यानी कि वो वहाँ पर रहने का पूरा उसको अधिकार है, पूरा का पूरा हक है। उसको वहाँ से नहीं भगाया जा सकता किसी भी कंडीशन में, यानी कि इन एवरी कंडीशन। यदि ऐसा होता है तो वो बाकायदा शिकायत कर सकती है और वो साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार रखती है पूरी तरह से। ओके गाइस, तो ये तो मैंने आपको बताया सारा का सारा। और देखो आर्टिकल जब हम 21 पढ़ते हैं तो आपको पता होगा संवैधानिक प्रावधान कई सारे किए गए हैं ना। जैसे आर्टिकल 21 ही कहता है गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, है ना, यानी कि आप इज्जत से जीवन जी सकते हैं कहीं पर भी, आपको कोई रोकेगा नहीं। यदि आप कहीं पर भी इज्जत से यानी कि है ना जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए और वो यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमने आंसर को फुलफिल कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, देखो हिस्ट्री क्या है घरेलू हिंसा की। देखिए घरेलू हिंसा की हिस्ट्री 1947 से पहले, यदि देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले और उससे भी बहुत पहले, जब हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो इतिहास में हमें महिलाओं के खिलाफ काफ़ी हिंसाएं हमें देखने को मिलती हैं एक टाइप से। तो वो ये कहीं ना कहीं इतिहास के ही बोए गए बीज होते हैं कहीं ना कहीं। फिर आज़ादी के बाद देखिए, आज़ादी के बाद हम 1947 में आज़ाद हो गए और उसके बाद फिर 1950 में हम अपना संविधान भी बना लिया। संविधान में काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान किए गए महिलाओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहार में, यानी कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, यानी पितृसत्तात्मक लोग है ना, जो अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं हमेशा और हमेशा वो औरतों को अपने से नीचे रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं हो पाया है और ऐसे लोगों की सोच बदल पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक नहीं बदली है 70 साल में भी, ठीक है। तो इस प्रकार के भी लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें और लिखती हैं मैंने, जैसे शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। देखो शिकायत कोई भी दर्ज करा सकता है, मैं आपको बता दूं। पहले तो मुख्य रूप से जो पीड़िता है वही शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि उसको लगता है कि मैं शिकायत दर्ज कराने में असफल हूँ, मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, ऐसी समस्याएं हैं मुझे, तो उसकी तरफ से कोई एक ऐसा इंसान कंप्लेन कर सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है जिसको ये आभास हो रहा है कि इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। सो दैट्स पॉइंट, ठीक है। केस दर्ज कराने पर अदालत से अपेक्षा, देखिए केस दर्ज करा दिया तो अदालत से अपेक्षा तो यही होगी कि भाई जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सिंपल है ना। तो इस प्रकार से आप बॉडी पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप अब कंक्लूजन में क्या होगा, देखिए हम आज़ाद तो हुए लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। कड़े नियम, सामाजिक जागरूकता है ना, हर घर के स्तर पर लाने की हमें आवश्यकता है और साथ ही साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखिए आपको पता होगा हेट स्पीच देते हुए कई सारे राजनेता हमें ऐसे सुनने को मिल जाते हैं जो महिलाओं के खिलाफ काफ़ी गलत बयानबाजी कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे लोग जो पब्लिकली बयानबाजी कर देते हैं महिलाओं के खिलाफ, तो ये क्या महिलाओं के लिए काम करेंगे, है ना। खैर वो एक अलग बात है। हमारा सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य यहाँ पर है क्वेश्चन को और सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करना और सिस्टमेटिकली उसको डिस्कस करना। सो ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया है। आगे के वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। देखिए हमारा सिविल स्टडी कैफ़े प्रोग्राम काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिए और आपके टच में जितने भी लोग हैं जो MPPSC का मेंस लिख रहे हैं या एटलीस्ट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपकी सीट फिक्स होने के सारे चांसेस इसमें रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।